नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आबकारी परिवहन सिपाही और आपका जो आबकारी उप निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वह आपका 30 जून को निर्धारित है। 30 जून को आपका उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हिंदी का देखिए पेपर सेट लेके मैं आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाली है वीडियो। हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन जिनकी पेपर में पूछे जाने की संभावना है। और आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपका वह ग्रुप सी का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका सब इंस्पेक्टर में देखिए 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह की हिंदी के जो पेपर सेट हैं वह लेके आपके लिए आऊँ। और अगर आपको ये पेपर सेट चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसकी जो PDF है उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हिंदी की ये क्लास रहने वाली है, पेपर सेट 1 ये रहने वाला है। आबकारी परिवहन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 जून के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो पेपर सेट है ये आपका जो UKSSC का जो पैटर्न है, जो सिलेबस आपका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनाया गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे और इसी रेशियो में आपको मिलते हैं। जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। उस सभी के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा गया है। हिंदी का जो उद्भव है, मतलब जो हिंदी का जो उद्भव है उसका सही क्रम यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ऑप्शन बी दे रखा है प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। ऑप्शन सी दे रखा है अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली। ऑप्शन डी अवहट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो हिंदी का तो देखिए सही उद्भव का जो सही क्रम है वह देखिए क्या है, संस्कृत सबसे पहले जो भी ये हिंदी जो बनी है संस्कृत से बनी। संस्कृत के बाद आपकी आई है पाली, संस्कृत से आपकी पाली निकली, पाली से आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपका अवहट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और अगर यहाँ पे संस्कृत होता तो संस्कृत सबसे पहले आता। तो ये क्रम है इसका सही। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको देख लीजिएगा। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, भारतीय भाषाएं जो हैं अनुसूची जो है आपकी 8, अनुसूची 8 में इसको रखा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, ये अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची 8 में रखा है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अष्टम। भारतीय भाषाओं को अनुसूची 8 में जगह दी गई है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351। तो कई बार अनुच्छेद भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में जो भारतीय भाषाएं हैं उनको रखा गया। तो अनुच्छेद 343 से 351। भाग की बात करें तो भाग 17 में कई बार पूछ लेता भाग किस भाग में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया भारतीय संविधान। तो भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। अनुसूची की बात करें तो 8। अब बात करें कि कितनी भाषाएं हैं, तो देखिए इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। कई बार ये भी पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपने बताना 22 भाषाएं हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं रखी थी, बाद में 8 भाषाएं जो है आपकी ये बाद में समय समय पे संशोधन करके जोड़ी गई। तो प्रारंभ में कितनी थी, 14 थी। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। अगर बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, देखिए शास्त्र कई बार पूछता है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, भारतीय संविधान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 हैं। 6 कौन कौन सी हैं, तमिल है आपकी, संस्कृत है आपकी, कन्नड़ है आपकी, तेलुगु है, मलयालम है और आपका उड़िया है। तो ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं। कई बार पूछ सकता है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो आपने बताना है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए जीवा यानी कि जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 कौन कौन से होते हैं देखिए आपके, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है अग्र स्वर पहला, दूसरा आपका होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। तो ये 3 तरह के स्वर होते हैं आपके जीवा के आधार पे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अग्र स्वर की बात करें तो देखिए जो ई होता है, ये उच्चारण ये आपका अग्र स्वर से आता है, तो ई जो होता है आपका, ये आपका अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर की बात करें तो अ हो गया, अ जो होता है मध्य स्वर से होता है। पश्च स्वर की बात करें तो उ, ओ जो होता है ये आपका पश्च स्वर होता है। तो जीवा के आधार पे कितने स्वर हो गए? 3 स्वर हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपका। क्वेश्चन है आपका देवनागरी लिपि के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दे रखे, तो आपने बताने कि देवनागरी लिपि के बारे में जो सही कथन है वे आपने चुनना है। तो देवनागरी, इसे नागरी कहा जाता है जिसे बाएं से दाएं जिसका अर्थ बाएं से दाएं होता है। तो नागरी का अर्थ क्या होता है? बाएं से दाएं लिखे जाने वाली। तो देवनागरी लिखी आप सभी को पता होगा कि यहां से लेके बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो ये वाला पॉइंट पहला आपका सही हो गया। इसका विकास प्राचीन भारत में पहले से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है, यानी कि पहले से 4वीं शताब्दी के बीच के मध्य इसका विकास हुआ है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। तो दोनों ही पॉइंट देवनागरी लिपि के संबंध में सही हैं। अगर देखिए कई बार पूछा जाता है कि कौन सी लिपि ऐसी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि यहां से स्टार्ट होकर इधर को लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि है? वे खरोष्टी लिपि है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो दाएं से बाएं लिपि लिखी जाने वाली कौन सी है? खरोष्टी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाएं से दाएं आपकी देवनागरी लिपि लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन है? देखिए आध्यात्म, तो ये गलत है आपका। अध्यात्म को कैसे लिखते हैं आपका? अध्यात्म, इसको ऐसे लिखते हैं अध्यात्म। ख्याल को देखिए ख्याल ऐसे लिखा जाता है, ख्याल। ये भी गलत है आपका, ये गलत है, ये भी गलत। नरक, तो नरक को देखिए नर्क ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, ये गलत है। खरोंच आपका सही है, खरोंच को ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें पूछा था कि शुद्ध वर्तनी का चयन किए, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? डी है। अध्यात्म को इस तरह से लिखते हैं, ख्याल को इस तरह से लिखते हैं, नरक को इस तरह से लिखते हैं। खरोंच आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और इस तरह की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है पूछा है। तो देखिए सर्वनाम की अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है आपका संबंधवाचक, पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक, छठा होता है आपका निजवाचक। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो देखिए पुरुषवाचक, इसमें पूछा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक भी है, गुणवाचक नहीं है। तो गुणवाचक आपका सही जवाब हो जाएगा। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये सारे आपको याद भी होने चाहिए, कई बार परीक्षाओं में इस तरह से पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके आगे दे रखे हैं कि ये कौन सा शब्द है, आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा है। तो देखिए पहला देख रहा है गलीचा, गलीचा के आगे लिखा है पुर्तगाल, बट गलीचा क्या है आपका, एक अरबी शब्द है। गलीचा आपका अरबी शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। आमदनी की बात करें तो आमदनी आपका क्या है, आमदनी आपका फारसी है, तो आमदनी आपका सही हो जाएगा। आमदनी जो शब्द है वह फारसी का शब्द है। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज देखिए फ्रेंच शब्द नहीं है, अंग्रेज डच शब्द है। पादरी को तुर्की लिखा है, तो तुर्की नहीं है, पादरी आपका पुर्तगाली शब्द है, पारती आपका। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आमदनी, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आमदनी। आमदनी आपका फारसी शब्द है, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए पुर्तगाली, फारसी, फ्रेंच, ये तुर्की शब्द कुछ होते हैं, इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दे रखा है, इनमें से वयोवृद्ध शब्द की संधि विच्छेद कौन सा है। तो संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है आपका, तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद आपने लिखना है। तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होता है आपका वय धन वृद्ध इक्वल टू वयोवृद्ध। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वयोधन वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। नील गगन सा शांत हृदय से हृदय था सो रहा है में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ जो नील गाय की जो तुलना है, नील गगन की जो तुलना है, नील गगन की जो तुलना है वह हृदय से की जा रही है। नील गगन सा शांत हृदय, यानी कि नील गगन की तुलना किससे की जा रही है, हृदय से की जा रही। तो जब किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं की समानता दिखाई जाए, यानी कि नील गगन सा शांत, देखिए तो शब्द अलग हैं दोनों, बट इसका क्या है, इसमें समानता दिखाई जा रही। तो नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा है, तो जिसमें जब दो विभिन्न वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है, जब दो विभिन्न वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है, तो वह वहां क्या होता है, उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नील गगन की तुलना किससे की जा रही है, हृदय से की जा रही है, जो भिन्न भिन्न आपकी क्या है, वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति से संबंधित है। लोकोक्ति व मुहावरे से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ दे रखा है, लोकोक्ति एवं व मुहावरे में सही अंतर आपने बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए देख रहा, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होती है। तो ये आपका गलत है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश है, तो ये भी गलत है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं, तो ये भी गलत है। लोकोक्ति देखिए पूर्ण वाक्य होता है, और जो मुहावरा होता है केवल वाक्यांश मात्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। क्वेश्चन है आपका, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। देखिए राजपत्र को और क्या बोलते हैं, सरकारी गजट भी बोला जाता है। सरकारी गजट, तो कई बार आपको ये शब्द में मिल सकता है कि सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाले पत्र कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए देखा ज्ञापन, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन डी विज्ञप्ति। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन भी बोला जाता है। अधिसूचना देखिए सरकारी गजट में प्रेषित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। राजपत्र यानी कि सरकारी गजट होता क्या है, तो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी दस्तावेज, भारत सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज होते हैं क्या, सरकारी गजट, जिसको राजपत्र भी बोला जाता है। तो ये एक तरह के सरकारी आदेश होते हैं। या फिर अधिसूचना में क्या क्या आता है, यानी कि अधिसूचना में देखिए जैसे एक आदेश होता है, किसी चीज का आदेश हो गया, नियुक्ति हो गई, नियुक्ति भी आपका अधिसूचना है, ठीक है। और आपका
नियम हो गए, कुछ नियम कानून होते हैं तो उनको भी किसमें लिखा जाता है, आपका राजपत्र सरकारी गजट में लिखा जाता है। तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा है, अधिसूचना है, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, और राजपत्र को आपका सरकारी गजट भी बोले जाता है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि दी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को काशी नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन नंबर बी, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आचार्य की उपाधि दी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको बोला जाता है। तो आचार्य की जो उपाधि थी वह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा दी गई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कई बार पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रख्यात लेखक एवं कवि मंगेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए जो मंगेश डबरियाल जी हैं, डबराल जो हैं, इनका जो जन्म है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल में देखिए काफली पानी गांव है, काफल पानी गांव में हो। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि मंगेश डबराल, क्योंकि ये उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कवि जो मंगेश डबराल हैं उनका जो जन्म था वह टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। कब हुआ था, 16 मई 1948 को, 16 मई 1948 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कई बार कविता भी पूछ सकता है कि ये कविता किसकी है। तो पहाड़ पर लालटेन इनकी कविता है। घर का रास्ता जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, घर का रास्ता जिसके पूछे जाने के चांस हैं। नए युग में शत्रु और लेखक की रोटी, तो इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, लेखक की रोटी। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। अब यहाँ पूछा है कि मंगेश डबराल जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए साहित्य का सबसे जो हाईएस्ट जो सबसे बढ़िया जो पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार ही होता है, सर्वोच्च पुरस्कार आप जिसको कहते हैं। तो कब मिला था, सन 2000 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनका जो जन्म था 16 मई 1948 हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 9 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु होगी थी। जन्म आपका 16 मई 1948 हुआ था। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, लेखक की रोटी इनके इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 9 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कहानीकार एवं गद्यकार शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके उत्तराखंड के हैं। इनका देखिए जन्म की अगर हम बात करें शैलेश मटियानी की, तो इनका जो जन्म हुआ था ये अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में एक जगह है बाड़े छीना में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1931 में। 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था शैलेश मटियानी जी का, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कहानीकार है। अल्मोड़ा के बाड़ा छीना में 14 अक्टूबर 1931 में 1931 में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा के बाड़ी छीना में। अगर हम इनकी कुछ प्रमुख कहानियों की बात करें तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, रंग महल, या आप याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अमर कहानी जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। पोस्टमैन भी शैलेश मटियानी जी की है, पोस्टमैन। और है आपका अर्धांगिनी और बोरीवली से बोरबंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोरीवली से बोरबंदर,
तो इतने आपको याद रखें। रंग महल, अमर कहानी, पोस्टमैन, अर्धांगिनी, बोरीवली से पोरबंदर, किसकी ये कहानी है? ये आपकी शैलेश मटियानी जी की कहानी है, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा बाड़ीसीना में जिनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को। अब ये पूछा है कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका देखिए जो मूल नाम है वह आपका रमेश चंद्र सिंह मटियानी है, ऑप्शन नंबर बी। ये परीक्षा में पूछा गया है पहले भी, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या है? तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका पूर्ण नाम है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गढ़वाल लोक साहित्य में, गढ़वाली लोक साहित्य में ऐतिहासिक लोक गाथाएं कहलाती हैं। ऐतिहासिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं? पवाड़े कहा जाता था, पवाड़े, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल लोक साहित्य में ऐतिहासिक लोक गाथाएं कहलाती हैं आपके पवाड़े। देखिए लोक गाथाएं और लोक कथा, एक होता है लोक गाथाएं, एक होती लोक कथा। तो इसको देखिए, इसको तो पवाड़े कहा जाता है, लोक कथा को क्या कहा जाता है? जागर कहा जाता है। लोक गाथाएं जो होती हैं देखिए ये विस्तृत कथाएं होती हैं, विस्तृत, ये बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, और जो लोक कथाएं ये छोटे छोटे अंश होते हैं, छोटी होती हैं, मतलब ये इनकी जो कथाएं होती है बहुत छोटी होती हैं, लोक गाथाएं। तो गाथाएं और कथा में यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनपढ़ के नाम से कौन प्रसिद्ध कुमाऊनी साहित्यकार है? तो शेर सिंह बिष्ट को कहा जाता है अनपढ़, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अनपढ़ कुमाऊं के साहित्यकार प्रसिद्ध जो है वह शेर सिंह बिष्ट हैं, जिनको अनपढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति से है। न अंधे को न्योतते न दो जने आते, लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए लोकोक्ति देखिए, ना अंधे को न्योतते ना दो जने आते, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन दे रहा है अंधे को बुलावे देने पर तो दो आएंगे, तो ये गलत है। ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती, तो ये सही जवाब है आपका। ना अंधे को न्योतते ना दो जने आते, तो ये वाला सही है। ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती, तो ये इसका अर्थ है इस लोकोक्ति का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है? तो वहां देखिए तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस चीज का सही जवाब हो जाएगा। जहां पहला पद गौण पद होता है और जो दूसरा पद होता है प्रधान होता है, वहां क्या होता है आपका? तत्पुरुष समास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी समास है। आगे और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेपर सेट का। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो जो आपका ईमेल है आपका, देखिए ऑप्शन ए देगा, श्रव्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के, आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो ईमेल जो होता है वो आपका आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आधुनिक दृश्य माध्यम से। ईमेल की फुल फॉर्म आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक दृश्य माध्यम के माध्यम के अंतर्गत आता है आपका ईमेल। देखिए ये था पेपर सेट। ये पूरा जो भी पेपर सेट बनाया गया है ये आपका यूके एसएससी का जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे आधारित बनाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपकी जितनी भी यूके एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कराए जाते हैं, तो इसमें देखिए 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वे इसी पैटर्न पे आते हैं जिस पैटर्न पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसी पैटर्न पे बनाया गया है, जिस पैटर्न पे आपका यूके एसएससी पेपर पूछता है। 20 क्वेश्चंस रहते हैं और 20 ही नंबर का ये आपका पेपर रहता है। तो उसी के आधार पे बनाया गया है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और भी प्रोवाइड करा दी जाएं। अगर आपको इस पेपर सेट की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँगा। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।